जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हम ये कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हम कहीं पंखे के नीचे बैठ जाएं। बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है तो हम ये चाहते हैं कि हम किसी गर्म जगह पर बैठ जाएं या हम कुछ कपड़े पहन लें, गर्म कपड़े पहन लें। तो जो हमारे आसपास जो भी हो रहा है ना उसको हम बोलेंगे जो हमको कोई काम करने के लिए मजबूर कर दिए कोई चीज़। जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई तो सर्दी बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी ने वो टेम्परेचर एक्सेप्ट नहीं करा। जब हमारी बॉडी ने वो टेम्परेचर एक्सेप्ट नहीं करा तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा मोटे कपड़े पहनेंगे जिससे हमको ठंड ना लगे। तो जो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं वो हमको कुछ एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं। तो वो जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में उसको हम बोल देते हैं स्टिमुलस, स्टिमुलेंट्स। जैसे किसी चीज़ ने हमको स्टिमुलेट कर दिया हो, हमको भड़का दिया हो कोई काम करने के लिए, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टिमुलस। और स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हम जो भी एक्शन लेते हैं तो वो हमारा एक्शन कहलाता है कि हमने स्टिमुलस मतलब स्टिमुलस ने तो हमको स्टिमुलेट कर दिया और उसके बदले में हमने कोई ना कोई एक्शन लिया। तो एटमॉस्फेयर में या हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से हम कोई एक्शन लेते हैं उसको हम बोल देते हैं स्टिमुलस, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा, द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू अ स्टिमुलस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। तो रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू अ स्टिमुलस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। तो वही होता है कि अगर आसपास जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में अगर किसी भी तरीके का कोई चेंज हुआ और उस चेंज की वजह से हमने कोई एक्शन लिया, तो वो जो एक्शन हम लेते हैं वो एक्शन जनरली क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, किसी भी तरीके का मूवमेंट होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि हम ऐसे ही नॉर्मली सड़क पर जा रहे थे, है ना, और रास्ते में कोई पागल कुत्ता वो हमको देख लेता, हमारे पीछे भागना शुरू कर देता है, तो हमें तो यही लगेगा ना कि ये जो कुत्ता है हमको काट लेगा, है कि नहीं। तो वो जो कुत्ता है उसने हमारी बॉडी के एड्रीनलाइन ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दिया। स्टिमुलेट मतलब एक्टिव कर दिया एकदम से, और उसके बदले में हम एक्शन क्या लेते हैं, हम भागना शुरू कर देते हैं कि बस जान बचाकर भागो इससे, नहीं तो ये हमको काट लेगा, ठीक है। तो उस केस में वो जो डेंजरस डॉग है वो स्टिमुलस का काम कर रहा है और हमारी जो बॉडी है वो भाग कर वो एक्शन ले रही है, उसके रिस्पॉन्स में एक बिहेवियर दिखा रही है। तो आप ये देखिए एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है, इफ़ अ मैन टचेस अ वेरी हॉट यूटेंसिल एक्सीडेंटली ही क्विकली पुल्स हिज हैंड अवे फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल। तो अगर कोई भी इंसान गलती से किसी गर्म बर्तन को छू लेता है तो गर्म बर्तन को छूते ही हम ये सोचते नहीं हैं उसको हाथ लगा के अरे ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है, धीरे धीरे ना मेरा हाथ जलना शुरू हो जाएगा और स्किन ख़राब हो जाएगी यहाँ की, चलो इसको पीछे खींच ही लेते हैं। तो हम अपने हाथ को ऐसे इतना सोच समझ के पीछे नहीं खींचते, टच हुआ और एकदम झटके से खींच लेते हैं, क्योंकि जो हमारे स्किन में रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, रिसेप्टर्स मतलब जो सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, उन रिसेप्टर्स ने तुरंत माइंड को सिग्नल दिया हाथ हटा नहीं तो स्किन जल जाएगी, ठीक है। और ये काम मिली भी क्या माइक्रो सेकंड्स में हो जाता है। तो माइक्रो सेकंड्स में हमको सिग्नल पहुंचा, झटके से हम हाथ हटा लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, when we are frightened by a dog we run away as fast as we can. Here fear of dog is the stimulus and we react by running away. तो जब हमें किसी कुत्ते को देखकर डर लगता है तो हम क्या करते हैं, हम एकदम से भागना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर कुत्ते को देखने की वजह से जो हमको डर लगा, वो जो फियर है, वो फियर स्टिमुलस का काम करता है और हम रिएक्ट करते हैं कैसे, बाय रनिंग अवे, ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा, द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब स्टिमुलस क्या है, ये स्टिमुलस ये है कि हमारा जैसे ही सुबह के टाइम हमारी घड़ी का अलार्म बजता है, हमको ये पता है कि भाई आधे घंटे के अंदर तुम्हें तैयार होकर निकलना है, नहीं तो बस छूट जाएगी, ठीक है। तो वो जो अलार्म क्लॉक है वो स्टिमुलस का काम करता है, ठीक है। और उसमें फिर जो कोऑर्डिनेशन होता है ना मसल्स का कोऑर्डिनेशन ये है कि भाई हम बैठे बैठे थोड़ी सोचते हैं तैयार होना है तैयार होना है तैयार होना है, ऐसे थोड़ी है जल्दी तैयार होना है बस आने वाली है, सोचते रहेंगे क्या बैठे बैठे। हम उठेंगे ना, हम उठेंगे फटाफट। तो सबसे पहले जब हम उठेंगे तो हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो बोन्स हैं वो काम करेंगी, ठीक है, बैकबोन काम करेगी, लेग के जो मसल्स हैं वो काम करेंगे, हम फटाफट अपना काम करना शुरू करेंगे, वॉशरूम जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, कपड़े पहनेंगे, तो हम जल्दी 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 अपना काम स्पीड अप करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि वो जो अलार्म क्लॉक था जिसने आपको उठा दिया कि भाई आधे घंटे के अंदर बस अब आपके पास आधा घंटा तैयार होकर निकलना, तो वो स्टिमुलस का काम कर रहा है। और हमारी जो मसल्स हैं वो जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन।
मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी। जब भी कभी हमें ये पता है कि भाई हमको हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि अल्टीमेटली हम किसी एग्ज़ाम में अच्छा अचीव करना चाह रहे हैं, तो अच्छा अचीव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पॉकेट में हाथ डालकर थोड़ी बैठ जाएंगे भाई। पॉकेट से हाथ को बाहर निकालेंगे, पेन उठाएंगे, एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करेंगे, तो वो काम करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि बैठे हुए और सोच रहे हैं कि मेरे को सब आता है, हो जाएगा, ठीक है। तो जो मसल्स हैं वो मसल्स क्या हैं, मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है। दिमाग जो है वो इंस्ट्रक्शन देता रहता है, दिमाग बताता रहता है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और आपका हाथ जो है वो काम करता है उसी अकॉर्डिंगली। आप अपने मन में सोचेंगे कि मुझे यहाँ पर पेपर पर फ़ैन लिखना है, FAN फैन लिखना है, तो फ़ैन ही लिखोगे, वहाँ लाइट नहीं लिखोगे। ऐसा नहीं है कि हाथ अपने आप चलकर उसने लाइट लिख दी है। तो यही जो कोऑर्डिनेशन है यही पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो कौन कौन से ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स काम करते हैं, कौन कौन से काम तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है वो जो चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, कौन सी चीज़ है जो लिखने में काम आती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ना है। अगला देखिएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो शुरुआत करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो पहला पॉइंट है, द प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स और नोज एटसेट्रा लाइक द एनिमल्स, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स। जो प्लांट्स हैं उनके पास किसी तरीके का कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई सेंस ऑर्गन्स जैसे कि आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज है, ये सब कुछ नहीं होता प्लांट्स के पास, ठीक है। बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स, बस बट लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, थिंग्स को सेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट, द प्लांट्स कैन सेंस थिंग्स लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर एंड टच एटसेट्रा। जो प्लांट्स हैं वो लाइट को सेंस कर सकते हैं, ग्रेविटी को सेंस कर सकते हैं, कोई केमिकल अगर हम प्लांट पर डालें वो उसको सेंस कर सकते हैं, वाटर को और इनफैक्ट टच को भी, कि अगर हम प्लांट को टच कर रहे हैं तो वो टच को भी सेंस कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं, ये इन सबको टच मतलब इन सब चीज़ों को वो सेंस कर सकते हैं। सच स्टिमुलाई आर कॉल्ड एनवायरमेंटल चेंजेस। ये जो स्टिमुलाई मतलब स्टिमुलस का प्लूरल फॉर्म इज कॉल्ड स्टिमुलाई। यही जो स्टिमुलाई है इनको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस, के एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये वो बोलते हैं उसको। सिंस प्लांट्स हैव नो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जानते हैं ना, जो दिमाग में होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ही हमको ये रिकॉल कराता है कि अगर हमने किसी को देखा या 10 साल बाद देखा या 5 साल बाद, अरे भाई तुम तो बहुत चेंज हो गए, तो क्या मतलब तुम क्या उसकी फ़ोटो लेकर बैठे हो क्या हाथ में कि अच्छा पहले तेरे काले बाल थे आज तेरे बाल सफ़ेद हो गए, पहले तो बड़ा छोटा था अब तो बड़ा लंबा हो गया, है ना। तो हम कोई फ़ोटो लेकर बैठे हैं तो वहीं के वहीं कंपैरिजन कर रहे हैं। कोई तो चीज़ है ना दिमाग के अंदर। इसका मतलब ये है कि दिमाग के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं, जो तुरंत आपने किसी को देखा वो तुरंत वही वाला पेज खोलकर आपकी आंखों के सामने जो है वो रख देते हैं कि अरे ये तो पहले ऐसा दिखाई देता था, ये तो पहले हकलाता था, अभी स्मूथ बोल रहा है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो जो स्टोर होती हैं हर जगह, वो ब्रेन के अंदर स्टोर होती हैं। और ब्रेन जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्वस सिस्टम का पार्ट हमारा बैकबोन भी है, ये पूरा जो बैकबोन है ये भी स्पाइनल कॉर्ड, ये भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। So they respond to environmental changes by using hormones for coordination. तो भाई प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता तो फिर वो क्या करते हैं, वो मतलब प्लांट्स जो हैं जब उनमें नर्वस सिस्टम नहीं है तो फिर वो अपने ना हार्मोन्स को यूज़ करके आसपास जो भी चेंजेस होते हैं वो हार्मोन्स की हेल्प से उन चेंजेस के बदले में रिएक्शन देते हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट आइए पेज नंबर 2 पर। इसमें है प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई वेरी स्लोली बाई ग्रोइंग। तो वो अलग अलग तरीके के जो स्टिमुलस होते हैं उनके बदले में वो क्या रिस्पॉन्स देता है, प्लांट कैसे रिस्पॉन्स देता है। वो चलेगा फिरेगा नहीं, वो मुड़ेगा नहीं, क्या आपने उसको छू लिया, भाई मुझे छुओ मत, वो ऐसे नहीं होगा कि अलग को हट जाएगा, है ना। तो वो मूवमेंट नहीं दिखा सकता, ठीक। लेकिन वो अपना मूवमेंट किस तरीके से दिखाता है, हम ये कहते हैं कि प्लांट्स में जो मूवमेंट है वो कैसा मूवमेंट होता है। प्लांट्स ना ग्रो करके ही अपना मूवमेंट दिखाते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं। अब अच्छा ग्रो करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि कोई मतलब उसके आसपास जो स्टिमुलस है वो अच्छा है, मतलब एनवायरनमेंट अच्छा है, ठीक। मतलब उसको हवा, पानी, फर्टिलाइज़र वो सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। अगर ये सारी चीज़ें उसको अच्छी नहीं मिल रही हैं तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो वो ग्रोथ ही उसका मूवमेंट है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि आज प्लांट कितना था कल देखा थोड़ा सा बढ़ गया, तो वो उसका ग्रोथ है। सो वी कंक्लूड दैट the function of control and coordination in plants is performed by the chemical substances called plant hormones, also called phytohormones.
हार्मोन्स को ही हम ना फाइटो हार्मोन्स भी बोल देते हैं। प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब देखेंगे, हम प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज डन बाय प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस: सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेल डिवीजन, cell enlargement and cell differentiation. और स्पेशलाइजेशन। सेल डिवीजन का मतलब क्या है कि सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे जब ग्रो करते हैं ना तो फिर वो डिवाइड हो जाते हैं। अब सेल का भी एक पर्टिकुलर साइज़ होता है कि वो इतने साइज़ तक ग्रो करेगा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा। तो हम ये कहते हैं कि जो सेल होता है, सेल को ये कहा जाता है कि वो किसी भी बॉडी का सबसे छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। वो सेल से ज़्यादा छोटा कोई और नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम पूरी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो तो एक ऑर्गेनिज्म हो गया। ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर झांक कर देखें तो उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होंगे, हार्ट होगा, किडनी होगा, लिवर होगा, पैनक्रियाज होगा, स्टमक होगा, तो अलग अलग ऑर्गन्स होंगे। उन ऑर्गन्स के अंदर अगर झांक कर देखें तो वो जो ऑर्गन्स हैं वो छोटे छोटे टिश्यूज से मिलकर बने होंगे। और टिश्यूज़ को भी और फर्दर हम डिवाइड करके देखें तो हम ये कहेंगे टिश्यूज़ छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने होंगे। तो सेल जो है वो सबसे छोटा पार्ट होता है। अब जब वो सेल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो बड़ा होने के बाद वो एक पर्टिकुलर साइज़ ले लेगा। अब हम ये कहेंगे कि यार अब इसका साइज़ इतना बड़ा हो गया, अब ये सेल तो नहीं कहा जा सकता इसको, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया। तो फिर क्या होता है, जब सेल बड़ा हो जाता है तो वो क्या होता है, खुद ही टूटकर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, तो 2 सेल्स बन जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये 9th में पढ़ा होगा आपने, इसको कहते हैं हम सेल डिवीज़न। ये सेल डिवीज़न होता है। अब सेल एनलार्जमेंट का मतलब क्या है? एनलार्जमेंट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे धीरे धीरे हम कुछ भी खाना खा रहे हैं या प्लांट्स अगर कुछ भी खाना खा रहे हैं, तो जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ हम ऐसी खाते हैं जिससे हमको न्यूट्रिशन मिलता है, तो उससे होता क्या है कि सेल जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ दिखाता है, वो बढ़ना शुरू होता है। तो उससे क्या होता है, वो बढ़ता है। बढ़ने मतलब एनलार्जमेंट हो गया उसका। फिर उसके बाद है सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए हम अपने हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट जिस मसल का बना होता है, जिन मसल्स से मिलकर हार्ट जो है वो बना होता है, तो जैसे एक ना हम एक छोटी सी फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल जो है, फुटबॉल की ये प्रॉपर्टी है कि फुटबॉल में हम हवा भरते हैं, ठीक है, उसके अंदर हवा भरा जाता है। अगर हम उसको पिचका दें, हवा निकाल दें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर उसके अंदर पंप लगाकर फिर से हवा भरते हैं तो फिर एक्सपेंड हो जाएगा। तो वो भी किसी एक वो जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है वो रबर का या लेदर का या किसी भी प्लास्टिक मटेरियल का किसी का बना हुआ है। ऐसे ही हम ये कहते हैं जो हमारा हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या करता है, ब्लड को पंप कर देता है। फिर एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड मतलब अब उसके अंदर ब्लड भर गया, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन थ्रू आउट द लाइफ, जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक वो चलता रहता है। तो वो किस चीज़ का बना हुआ है, ये कहेंगे वो कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। उन मसल्स की स्पेशल टाइप है, उसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। अब वो जो मसल्स हैं वो भी छोटे छोटे टिश्यूज़ से मिलकर बनी है, और वो जो टिश्यूज़ हैं वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है। तो वो एक टाइप हो गया, कार्डियक सेल्स। कार्डियक सेल्स से टिश्यूज़ बने और फिर उससे आपका पूरा का पूरा हार्ट बन गया, ठीक है। क्या वो वाले सेल्स, कार्डियक सेल्स, क्या हमारे पैर में होंगे? नहीं होंगे ना, पैर में अलग तरीके के सेल होंगे। और दिमाग में होंगे? नहीं, दिमाग में अलग तरीके के सेल। आँखों में अलग तरीके के सेल। कान का जो मेम्ब्रेन है जो वाइब्रेट होता है जिससे हमको सुनाई देता है, तो उसमें अलग तरीके के सेल। तो इसको कहा जाता है सेल डिफरेंशिएशन या स्पेशलाइजेशन। कार्डियक सेल जो है वो हार्ट में ही डेवलप होगा, लेग में डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है। और इसी तरीके से जो न्यूरॉन्स हैं, यानी कि जो दिमाग में जो सेल्स होते हैं, वो सबसे छोटा सेल होता है, उसको न्यूरॉन बोलते हैं। तो वो न्यूरॉन दिमाग में ही डेवलप होगा, दिमाग में ही होगा, वो वहीं पर होगा और कहीं नहीं हो सकता। तो इसको कहते हैं कि सेल डिफरेंशिएशन, मतलब अलग अलग तरीके के सेल बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं और अलग अलग उनका फंक्शन होता है। स्पेशलाइजेशन मतलब उनका अलग अलग काम होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। उसके बाद जब हम फाइटो हार्मोन्स की यानी कि प्लांट हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स।
टाइप के होते हैं प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड। अच्छा जी, अब सबसे पहले ऑक्सिन की बात करते हैं। तो पहला देखेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स which promote cell enlargement and cell differentiation in plants. Auxins also promote fruit growth. तो ऑक्सिन्स जो हैं ये वो प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करते हैं और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं ऑक्सिन। और किसी भी प्लांट में, जिस प्लांट में भी फ्रूट डेवलप होता है तो फ्रूट की ग्रोथ जो है वो भी उसमें भी ऑक्सिन ही हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइए पेज नंबर 3 पर। इसमें है सेकंड है गिबरेलिन। अब गिबरेलिन का क्या क्या फंक्शन है? तो गिबरेलिन आर प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। तो गिबरेलिन भी सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करता है, सेल डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है, लेकिन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, उसको गिबरेलिन की जरूरत नहीं है, लेकिन गिबरेलिन को एक्टिव होने के लिए ऑक्सिन की ज़रूरत है। तो वो ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही सेल एनलार्जमेंट भी करेगा और सेल डिफरेंशिएशन भी करेगा। अगला पॉइंट देखिए, गिबरेलिन में दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डोर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स। डोर्मेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे सीड कहीं पर क्रैक आ जाता है सीड में, धीरे धीरे जब वो डेवलप होता है और फिर टूट कर उसके अंदर से वो जिसको हम बोलते हैं कि हाँ ये स्प्राउट्स जो होते हैं ना, जिसको कहते हैं कि अंकुर निकल आया उसके अंदर से, कि अब वो डेवलप होने के पोजीशन में आ गया, तो दैट इज़ कॉल्ड हाँ राजमा में होता है, राजमा में होता है, मूंग की दाल में होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है दे ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स। तो फ्रूट की जो ग्रोथ है उसको गिबरेलिन भी प्रमोट करता है, हेल्प करता है। थर्ड है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन आर द प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स। तो साइटोकिनिन वो प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन इन प्लांट्स, यानी कि सेल को अलग अलग डिवाइड करने में वो हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डोर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स। तो डोर्मेंसी ऑफ सीड्स की डोर्मेंसी यानी कि सीड्स जो वो अंकुरित हो जाते हैं, जो स्प्राउट्स निकल जाते हैं, उसमें भी वो हेल्प करता है। दे डिले द एजिंग इन लीव्स। दे डिले द एजिंग इन लीव्स, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, उस पौधे में आप देख रहे हैं कि बड़ी हरी हरी पत्तियाँ हैं, तो वो काफ़ी दिनों तक चलें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हरी हुई है और कल ही वो डार्क होकर और झड़ कर गिर जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो डिले करते हैं, उस चीज़ को डिले करते हैं कि हाँ वो थोड़ा ज़्यादा दिनों तक हरी हरी दिखाई देती है। फिर अगला है दे प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं उनको खोलने का काम भी वही करते हैं साइटोकिनिन। दे ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। तो फ्रूट ग्रोथ ये भी करते हैं। ठीक है, तो इनके ये जो 3-3, 4-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपको लर्न करने हैं, क्योंकि इन पर ना जनरली MCQ आ जाता है कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो कौन सा इनका फंक्शन नहीं है वो आ जाएगा, तो उसको आपको टिक करना होगा। तो ये जो 3-4 हैं पॉइंट्स ये आपको लर्न करना है। सर एथिलीन भी तो होता है। कौन सा? एथिलीन। एथिलीन ये क्या चीज़ है सर? ये भी मतलब फ्रूट को प्रमोट करता है। अभी तो हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो हार्मोन्स तो 4 तरीके के ही हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन और ABA, बस यही है। ठीक है, अब एथिलीन हार्मोन है या क्या है मुझे मालूम नहीं, कहाँ पढ़ा है बता देना मुझे। NCERT में है। तो हार्मोन नहीं होगा, हार्मोन नहीं होगा, कोई और चीज़ होगी। फिर है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन विच फंक्शंस मेनली एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। ये ग्रोथ में जो है मेनली एब्सिसिक एसिड ही काम आता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि ग्रोथ को प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स द डोर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स। तो सीड्स में और बड्स में जो डोर्मेंसी होती है उसको ये प्रमोट करने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। थर्ड पॉइंट है इट प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा की क्लोजिंग करता है, जैसे जो आपका साइटोकिनिन था वो ओपनिंग का काम करता था, ये क्लोजिंग का काम करेगा।
फोर्थ है, इट प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। तो अगेन साइटोकिनिन का उल्टा काम करेगा। साइटोकिनिन क्या करता है, डिले द एज ऑफ, मतलब डिले द एज मतलब आज आप लीव की जो एज है उसको वो ज़्यादा दिनों तक हरा रखना चाहेगा, और ये एब्सिसिक एसिड क्या करेगा कि जल्दी से इसको मतलब गिरे, ये जल्दी से ये मुरझा कर ये ख़त्म हो जाए ताकि नई लीव्स जो है वो डेवलप हो। तो इट प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। और लास्ट है, इट ऑल्सो कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स। तो फ्रूट्स और प्लांट्स का जो डिटैचमेंट है वो भी, यानी कि पेड़ से गिर जाना, फ्रूट का, प्लांट का, इसका फ्लावर का डेवलप होकर जब वो पेड़ से गिरने लगते हैं तो वो काम भी कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, लर्न करने का है थोड़ा सा इसमें ज़्यादा, लेकिन पॉइंट बनाकर आप लर्न करेंगे, आसानी से हो जाएगा। 1 मिनट दीजिए मुझे आप। बाहर बैठ कर, अच्छा वो क्या हो गया, गंदा हो गया? अच्छा ये कोई बात, वो उसके बावजूद भी आएगी, पर कर भी देगा।
बाकी सबके पास है ना? यस सर। सिद्धांत दे दिया था ना मैंने? यस। चलिए जी अगला देखते हैं फिर। नेक्स्ट है प्लांट मूवमेंट्स। प्लांट्स आर फिक्स्ड एट अ प्लेस। Plants are fixed at a place with their roots in the ground, so they cannot move from one place to another. तो plants एक जगह fixed होते हैं with their roots in the ground. उनकी जो roots हैं वो ground के अंदर होती हैं, तो इसका मतलब वो एक place से दूसरे place तक move करके नहीं जा सकते, है ना? उनका movement वो वाला जो movement है वो possible नहीं है। तो फिर कैसा movement देखने को मिलता है plants में? नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 4 पर। However, movements of the individual parts or organs of a plant, like shoot, root, leaves, etc., are possible when they are subjected to some external stimuli like light, force of gravity, chemicals, water, and touch, etc. जबकि उनके जो पार्ट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मान लीजिए प्लांट आज यहाँ पर लगा हुआ था, मेरे घर पे लगा हुआ था, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो उसको ज़्यादा ग्रोथ मिल गई है ना, तो मतलब ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन मिल गया तो वो पड़ोसी के घर चला जाए उठकर, ऐसा नहीं होगा। वो रहेगा तो यहीं पर, वो यहीं पर अपना मूवमेंट दिखा सकता है अच्छे तरीके से ग्रो करके, ठीक है। तो वो ग्रो किन के बदले में ग्रो करता है, किन के रिस्पॉन्स में ग्रो करता है? रिस्पॉन्स होता है या तो लाइट के बदले रिस्पॉन्स देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सूरजमुखी की बात करूँ, सनफ्लावर होता है ना, तो सनफ्लावर की अगर मैं बात करूँ तो सनफ्लावर का काम क्या होता है? हम उसको सनफ्लावर, बिल्कुल, हम उसको सनफ्लावर क्यों कहते हैं? आपने उसका मुंह कर दिया उधर और सूरज इधर से उग रहा है, तो सूरज की लाइट जब सनलाइट इधर से गिरेगी तो वो ऑटोमेटिकली आप 1-1.5 घंटे बाद जब आप उसको नोटिस करेंगे तो उसका जो फेस है वो मुड़कर वो सन की तरफ हो जाएगा, इसीलिए उसको सनफ्लावर बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एक मून फ्लावर भी होता है, डेंडेरियन फ्लावर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो जो है उसका क्या काम होता है कि जहाँ पर मून होता है वो मून की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इन रिस्पॉन्स टू लाइट। इसी तरीके से आगे भी जो केमिकल के रिस्पॉन्स में, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, वो हम जो पढ़ेंगे मैं भी बताता हूँ आपको एक एक चीज़। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट आर यूजुअली कॉज्ड by an unequal growth in its two regions by the action of plant hormones under the influence of the stimulus, मतलब हमने ये कहा कि प्लांट का एक हिस्सा ऐसा है, सेम प्लांट में अलग अलग तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। प्लांट का जो एक हिस्सा है उसको तो प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, और प्लांट का जो दूसरा हिस्सा है उसको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। तो जिसको सनलाइट प्रॉपर मिल रही है वहाँ तो अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी, और जिसको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है वहाँ पर ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो ऐसा भी होता है, ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि अगर पूरे प्लांट को सनलाइट प्रॉपर मिलेगी तो पूरा ही अच्छे से ग्रो करेगा, और ऐसा है कि आधे पर तो रोशनी पड़ रही है सूरज की, आधे पर रोशनी नहीं पड़ रही, तो जिस पर रोशनी पड़ रही है वो ग्रो कर जाएगा, जिस पर नहीं कर रही है वो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिएगा एग्जाम्पल है इसी का। द ऑक्सिन हार्मोन स्पीड्स अप द ग्रोथ इन स्टेम्स। सो इफ वन साइड ऑफ अ स्टेम हैज मोर ऑक्सिन देन द अदर साइड, देन द साइड ऑफ द स्टेम having more oxygen hormone will grow faster than the other side having less oxygen hormone. This will cause the stem to bend, and when the stem bends to one side we say that the stem is showing movement, ठीक है। ये जो बेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये ऐसा है, जैसे मान लीजिए हम अपनी इस फिंगर की बात करें तो हमारी फिंगर जो है, मान लीजिए कि ये स्टेम है, किसी भी प्लांट का ये स्टेम है। अब ये वाला जो हिस्सा है, इधर वाला जो हिस्सा है, इधर वाले हिस्से में कुछ ऐसा हो गया कि इधर वाले हिस्से में ऑक्सीजन हार्मोन की कमी हो गई कुछ, इधर वाले हिस्से में ऑक्सीजन हार्मोन, ऑक्सीजन का काम क्या है कि प्लांट को ग्रो करवाना, तो इधर वाले हिस्से में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये वाला हिस्सा डेवलप नहीं करेगा, है ना, ऐसा ही रह जाएगा। और इधर वाले हिस्से में ऑक्सीजन हार्मोन खूब मिल गया तो अब ये ग्रो करना शुरू करेगा, तो जब ये ग्रो करना शुरू करेगा और ये उसको रोकेगा तो उंगली जो है हमारी अल्टीमेटली ऐसे मुड़ जाएगी। ये तो ग्रो करेगा तो ये तो उसको खींचेगा ऐसे, और ये जो है ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई नहीं मैं तो ऐसे ही रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं है तो मैं कैसे ग्रो करूँ। तो ये ग्रो नहीं करेगा, ये ग्रो कर जाएगा तो अल्टीमेटली है ना ऐसे मुड़ जाएगा, ये होगा। आप खुद सोचिए कि एक पाइप है, एक बड़ा सा पाइप है, उसके इधर वाले हिस्से को मैंने रोक रखा है, जाम कर दिया उसको बिल्कुल, और जो इधर वाला हिस्सा उसको मैं खींच रहा हूँ, तो क्या वो पाइप जो है वो क्या सीधा खींचेगा ऊपर? नहीं खींचेगा ना। सीधी सी बात ये है कि आपने इधर वाले हिस्से को रोक दिया और इधर वाले हिस्से को खींच रहे तो वो अल्टीमेटली पाइप जो है वो मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी कभी
कोई स्टेम जो है हमने लगाया, जब पौधा था तब तो स्टेम सीधा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर या उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट था उसमें ऐसा चेंज हुआ कि उसके एक साइड में तो ऑक्सीजन हार्मोन की कमी हो गई और दूसरे साइड में ऑक्सीजन हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो प्लांट जो है वो ऐसे मुड़ना शुरू हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, कोई नीम का पेड़ है, कोई बरगद का पेड़ है, तो आपने कई बार देखा होगा कि वो पेड़ ना थोड़ा टेढ़ा डेवलप हो रहा है, टेढ़ा ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर ऑक्सीजन हार्मोन कम है और इस तरफ ऑक्सीजन हार्मोन ज़्यादा है ना, ये रीज़न होता है। उसको कितना भी सेट कर लो, उसको कितना भी सेट कर लो कि नहीं मैं इसको तो निकाल कर, है ना, और इसकी रूट्स को चेंज करूँगा, उसको पलट कर पता चला कि ऐसे घुमा दिया आपने, उसके बावजूद फिर वो उस तरफ को टेढ़ा ग्रो करेगा। मतलब उसके एक हिस्से में अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो फिर मतलब बायोलॉजिकली ही उसके अंदर कुछ चेंज करा जा सकता है, नहीं तो वैसे नहीं। The plant movements made in response to external stimuli fall into two main categories। तो external stimuli का मतलब क्या है कि external जो environment change होते हैं वो कहलाएगा external stimuli, है ना। तो उसके बदले में प्लांट ना दो तरीके से रिस्पॉन्स देता है। एक रिस्पॉन्स क्या कहलाता है, ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिकल मूवमेंट, और एक रिस्पॉन्स कहलाते हैं नेस्टीज या नेस्टिकल मूवमेंट, ये कहलाते हैं। तो इसमें है ट्रॉपिज्म के नीचे देखिए एरो बनाकर लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट। डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस मतलब स्टिमुलस की जो भी डायरेक्शन है, स्टिमुलस की डायरेक्शन मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर फिर से सनलाइट की बात करूँ, कि सनलाइट की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के हिसाब से मैं बताऊंगा कि कोई भी चीज़ या कोई भी प्लांट कितना ग्रो करेगा या कितना ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो कहलाता है ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिकल मूवमेंट कहते हैं इसको, ठीक। कि जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं पानी कितना दे रहा हूँ और किस डायरेक्शन में दे रहा हूँ, उससे डिपेंड करेगा कि प्लांट की ग्रोथ कैसे है। दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल मूवमेंट। उसके बाद फिर बात करते हैं नेस्टीज की। तो नेस्टीज क्या है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट डिटरमिन्ड बाई द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो स्टिमुलस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मतलब अगर मैं प्लांट की जो रूट्स हैं उसमें मैं फर्टिलाइजर्स दे रहा हूँ, है ना, उसमें मैंने फर्टिलाइजर दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं टेढ़ा डालूंगा फर्टिलाइजर को तो प्लांट टेढ़ा ग्रो करेगा, ठीक है, या मैं इस कोने में डालूंगा तो इधर ही ग्रोथ होगी, नहीं। आपने सॉइल में डाला फर्टिलाइजर को, आपने सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा, वहाँ से न्यूट्रिशन तो प्लांट अपने आप एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो वो जो है जो फर्टिलाइजर्स हैं वो केमिकल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो नेस्टीज में ये है कि जो भी हमारा जो स्टिमुलस है, इस स्टिमुलस के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता प्लांट का ग्रोथ, है ना। जब स्टिमुलस के डायरेक्शन पे प्लांट का ग्रोथ डिपेंड नहीं करता तो उसको नेस्टीज बोल देते हैं, और जब स्टिमुलस के उस पर ही वो डिपेंड करता है तब उसको बोलते हैं कि ट्रॉपिज्म की कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा आगे चलते हैं। अब ट्रॉपिज्म स्टार्ट करेंगे, ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट्स। A growth movement of a plant part in response to an external stimulus. In response to an external stimulus. Next page number 5. In which the direction of stimulus determines the direction of response is called tropism. स्टिमुलस की डायरेक्शन से ही हम ये बता सकते हैं कि ट्रॉपिज्म मतलब प्लांट की ग्रोथ किस डायरेक्शन में होगी। जहाँ पर हम स्टिमुलस की डायरेक्शन से ये बता सकें कि प्लांट की ग्रोथ कहाँ पर होगी, उसको हम ट्रॉपिज्म बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ़ द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि सनलाइट इधर से आ रही है, सनलाइट इधर से आ रही है, तो जिधर से सनलाइट आई जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर का फेस भी उसी डायरेक्शन में हो गया। तो स्टिमुलस का डायरेक्शन ये है, और जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर का भी
फ्लावर का फेस जो है वो उसी डायरेक्शन में हो गया। तो जहाँ पर स्टिमुलस का डायरेक्शन और रिस्पॉन्स का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में हो उसको बोल देते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म। वहीं हम ये कहें कि सनलाइट इधर से आ रही है और कोई प्लांट ऐसा हो कि नहीं वो पीछे को मुंह फेर ले, तो इसका मतलब क्या है कि सनलाइट यानी कि स्टिमुलस की डायरेक्शन तो ये है और रिस्पॉन्स की डायरेक्शन क्या है उसके अपोजिट, ठीक है, उसने दूसरी डायरेक्शन में मुँह कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म में क्या होता है, स्टिमुलस की और ग्रोथ की, जब प्लांट का जो ग्रोथ होता है उन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म। और जहाँ पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव ट्रोपिज्म। अब देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ ग्रोइंग प्लांट इज एक्सपोज्ड टू लाइट फ्रॉम ओनली वन साइड देन इट रिस्पॉन्ड्स बाय बेंडिंग इट्स स्टेम और शूट टुवर्ड्स द लाइट, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब लाइट होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस है ना, तो फोटो का मतलब लाइट से होता है यहाँ पर। तो when a growing plant is exposed to light from only one side then it responds by bending its stem or shoot towards the light. This is an example of phototropism which is caused by the light acting as stimulus. Photo stands for light. यहाँ पर light जो है वही एक stimulus की तरह काम करता है, ठीक है। फिर देखिएगा टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म, नेक्स्ट जो है दैट इज टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म। टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म, तो ट्रोपिज्म कितनी टाइप का होता है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म, स्टिमुलस और टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म। ये टेबल दे रखी है। Light, gravity, chemical, mortar, touch. लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, mortar, touch. तो लाइट जो है, लाइट के बदले में जो ट्रोपिज्म है, ये जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। ग्रेविटी के बदले में जो ट्रोपिज्म है, मतलब जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। केमिकल के बदले में जो होता है दैट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। वाटर के बदले में जो होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म और टच के बदले में जो होता है दैट इज कॉल्ड थर्मोट्रोपिज्म, ठीक है। अब इनके सबके एक एक एग्जांपल लेंगे या दो एग्जांपल लेंगे उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ये 5 टाइप के ट्रॉपिकल मूवमेंट है जो हमको पढ़ना है, और दो टाइप के नेस्टिकल मूवमेंट होते हैं वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही कर लीजिए। और नेक्स्ट जो है आपकी साइंस की क्लास, जैसे परसों जो क्लास है, तो परसों वाली क्लास में आपका इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट होगा, बताया था ना, ठीक है। तो मेरे को लेना आज ट्यूसडे में था लेकिन परसों थर्सडे में, चलिए।